हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग ने बात की थी, मतलब अभी जो पढ़ रहे हैं पहले तो वो याद दिला दूं मैं आपको कि जीव जगत पढ़ रहे हैं हम लोग। कुछ अगर नए स्टूडेंट हो तो यानी कि लिविंग वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बात करी थी कि जो सजीव है वो क्या है और निर्जीव है वो क्या है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो सजीव है इसके लक्षण जो है वृद्धि, ठीक है। ये यहाँ समझ जाना आप लोग, जो है ना अच्छे से लिख नहीं सकता हूँ मैं, तो वृद्धि और जो है जनन तो बिल्कुल भी जो है यहाँ पे लक्षण नहीं माने जाते हैं जीव के। क्लियर है। तो फिर कौन से लक्षण माने जाते हैं, तो चलिए आज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि जिसको हम लोग डाइजेशन कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं। क्लियर है, ये याद रखना। वैसे मेटाबॉलिज्म और पाचन अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ये याद रखना इसको मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय हम लोग कहते हैं। जीव जो है सभी रसायनों के बने होते हैं। क्लियर है, सभी जो जीव है कोई ना कोई रसायन होता ही है उसमें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणु में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पे उपापचय का मतलब ही यही है, अनवरत जैव अणु में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो, यानी कि अब मैं हिंदी में बताऊं तो ये जो कठिन या जटिल, आपने सुना होगा, जो जटिल पदार्थ है वो किस में टूटेंगे, सरल पदार्थों में। क्लियर है। तो उनको तोड़ने के लिए कोई ना कोई तो केमिकल लगेगा ना, तो वो बहुत सारे केमिकल होते हैं हमारे शरीर में। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन रासायनिक तथा उपापचय क्रिया है। ठीक, क्लियर है। यानी जो जटिल पदार्थ है ये अगर सरल पदार्थ में टूट रहा है, बहुत सारे केमिकल यूज हो रहे हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उपापचय क्रिया। यह सभी जीवों सभी जीवों चाहे वे बहुकोशिकीय हो या एक कोशिकीय हो, में हजारों उपापचय क्रिया जो है चलते रहती है। ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सभी चाहे क्या बोल रही है एनसीईआरटी, चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, सभी में जो मेटाबॉलिक क्रिया है, उपापचय क्रिया है, वो एक साथ चलते रहती है। सभी पौधे या प्राणियों की बात करें या कवकों की बात करें तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रिया होती है। ये आपको याद रखना है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रिया क्या होती है, उपापचय क्रिया होती है। ये आपको याद रखना। जितनी भी जो रासायनिक क्रिया होती है उसको उपापचय क्रिया कहते हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती। चलो ये बात तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे सजीव में होती है लेकिन किसी भी निर्जीव में नहीं होती है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमको बोला शरीर के बाहर जो है, क्या बोला हमको, शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित होती है। तो इसको समझने की कोशिश हम लोग करें। ये हमारा शरीर अच्छे से बनाता हूँ मैं, ठीक है। वैसे अच्छे से नहीं बनाते हम लोग, तो इतना तो बना ही सकते हैं, ठीक है। शरीर के बाहर, ठीक है, क्या बोला है, शरीर के बाहर यहाँ पे कोशिका मुक्त तंत्र, यानी कोई एक बर्तन ले लिया, कोई एक पात्र ले लिया और यहाँ पे उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। लेकिन जीव के शरीर के बाहर परखनली में ली गई उपापचय क्रिया, मतलब ये बर्तन ये वाला ना लेके हम लोग यहाँ पे ले ले, ये परखनली मान लो, ठीक है। सो 1 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। ये हम लोग मान के चलते हैं परखनली। देखिए आपने नहीं देखिए तो बाबा गूगल करना, बाबा गूगल उगलेंगे, ठीक है। तो ये परखनली में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे परखनली में यानी शरीर के बाहर जहाँ पे कोशिका बिल्कुल भी नहीं है, कोशिका मुक्त तंत्र है, परखनली में अगर ये क्रिया होती है तो ये उपापचय क्रिया ना तो जैव है ना तो निर्जीव है। ये याद रखना। परखनली में अगर यहाँ पे मेटाबॉलिक की प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म की, तो वो जीव भी नहीं है ना ही वो निर्जीव है। अतः उपापचय क्रियाएं निर्विवाद जीवों में विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्रे में एकाकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 चीज़ हमको बताई गई है। तो देखो ये याद रखो कि यहाँ पे हमको बताया गया है कि जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि उपापचय क्रियाएं है, ये क्या है, यहाँ पे विशिष्ट गुण है सजीवों का। तो एक आपको याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म जो है एक लक्षण तो हमको मिल गया सजीव का,
ठीक है। दूसरा हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण है, यानी दूसरा हमको कारण क्या मिल गया यहाँ पे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोशिकीय संगठन क्या होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और यहाँ से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्लियर है। तो अभी तक के मैंने आपको दो चीज़ बताई, यहाँ पे क्या बताई, दो चीज़, कि यहाँ पे जो ग्रोथ है, ठीक है, एक ग्रोथ, और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, रिप्रोडक्शन। ठीक है। यहाँ पे जो जीव है ये दोनों जीव के लक्षण नहीं माने जाते हैं और ये दोनों जीव के लक्षण माने जाते हैं, लेकिन याद रखना ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कहाँ होनी चाहिए, शरीर के अंदर। शरीर के बाहर अगर परख नली में हो रही तो फिर नहीं मानी जाएंगी। क्लियर है। तो ये दो आपको याद रखना, ये सजीव के लक्षण है और ये दो सजीव के लक्षण नहीं है। क्लियर है। अब इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद हमको जो ये मिला ना, ये जो कंक्लूजन, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब क्रेश कोर्स से स्टार्ट करेंगे ना हम लोग, तो इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो मेन है। लेकिन अभी हम लोगों को मेन पढ़ने के लिए पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी माता आगे कहती है, एनसीईआरटी माता है हमारी, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो एनसीईआरटी माता हमको कहती है, शायद सभी जीवों का सबसे सुस्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है। ठीक है। उद्दीपन पर्यावरण के प्रति क्या होता है, वही सेंसेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं या स्टिमुलेशन कह सकते हैं। तो ये तीसरा लक्षण माना जा सकता है। देखो बताता हूँ क्या है। उद्दीपन का मतलब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे है पानीपुरी जिसको गुपचुप भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे है खट्टा पानी, इमली का पानी, मीठा पानी, हरी चटनी, वाह मुँह में पानी आ गया। अब इस गुपचुप को फोड़ेंगे, अब इसमें डालेंगे। अब आपकी बॉडी या आपका जो माइंड है, आपकी जीभ है, स्टिमुलेट होंगी, उद्दीपित होंगी क्या, इस पानीपुरी को खाने के लिए। तो ये भी सजीव का लक्षण है। टेबल चेयर को खाने की इच्छा नहीं होंगी इस पानीपुरी को, किसको होंगी, जो जीव होगा। क्लियर है। तो ये याद रखना, ये उद्दीपन चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो या फिर जैविक हो। तो ये तीसरा लक्षण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसको पेन चेंज करें हम लोग। तो ये तीसरा लक्षण क्या है यहाँ पे, स्टिमुलेशन यानी कि उद्दीपन। ठीक है, याद रहेगा। चलो, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना, वही सेंसेशन मैंने बोला, या आप स्टिमुलेशन कह सकते हो यानी उद्दीपन कह सकते हो। कि प्रतिक्रिया, हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। संवेदी अंग कौन से हैं, जैसे नाक से हम लोग सुगंध लेते हैं, बदबू भी आती है, कान से सूंघते हैं, स्किन से हम लोग महसूस करते हैं। तो इसके द्वारा ही हम लोग संवेदी अंग जो होते हैं हमारे, जीभ के द्वारा हम लोग चखते हैं पानीपुरी का टेस्ट कैसा है, गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा है। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाएंगे हम लोग, संवेदनशीलता के द्वारा, संवेदी अंग के द्वारा। जैसे बदबू आएंगे तो हम लोग नाक दबाएंगे, खुशबू आएंगे तो हम लोग उसको महसूस करेंगे और ज़्यादा लेंगे। ठीक है। प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिल यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदन एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। ठीक है। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजननों के जनन को प्रभावित करता है। देखो इसका मतलब क्या है, दीप्तिकाल, ठीक है, मौसमी प्रजनन के जनन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। तो दीप्तिकाल का मतलब क्या होता है, एक काल, एक समय। ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है जनन, बहुत सारे लोग जो होते हैं, प्राणी जो होते हैं, मौसम के अनुसार जो है जनन करते हैं या संतान को जन्म देते हैं। तो वहाँ पे ये प्रभावित हो सकता है उसके कारण। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मतलब वो किससे पता चलता है पर्यावरण के बारे में, सेंसेशन के द्वारा, संवेदी अंगों के द्वारा। मानव ही केवल ऐसा जीव है, देखो ये इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्यावरण से अवगत होते कैसे, संवेदी अंग। अभी ठंड के दिन चल रहे हैं, जैकेट वगैरह पहनोगे, अगर कोई पंखा चला दे तो क्या करोगे, प्रतिक्रिया दोगे, पंखा बंद कर दोगे जाके, क्योंकि आपको ठंड लग रही है। ठीक है। वैसे हमारी बॉडी भी जैसी ठंड लगती है, हमारे जो रोम है, हेयर है, वो खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होना जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। वो सिग्नल देते हैं हमको कि हमको जैकेट पहनना है। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात सचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए ये अभिलक्षण हो सकता है। ठीक है। मैंने 3 लक्षण बता दिए थे, चौथा क्या है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, ये आपको याद रखना है।
क्लियर है? क्या है? कॉन्शियसनेस। याद रहेगा आपको, 4 लक्षण बताए मैंने जीवों के। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये चेतना का मतलब क्या है? जैसे अभी आप कॉन्शियस होके, चेतन होके मेरे लेक्चर सुन रहे हो, मतलब क्लास अटेंड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं ना आँख बंद करके सो के सुन रहे हो, क्लियर है? लेकिन जो डाइजेशन है वो अपने आप हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? बिना चेतन से हो रहा है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है, ठीक है? जब मानव की बात करते हैं तो ये बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मानव खुद कठिन प्राणी है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिससे हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई है। रोगी का मस्तिष्क मृतसम है, यानी लगभग मर गया है। रोगी में स्वचेतना बिल्कुल नहीं है। ऐसे रोगी को कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? तो ये तो आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि ये मरीज है, ये बेचारा लेटा हुआ है, ठीक है? अब क्या है कि आपने मरीज को देखा होगा हॉस्पिटल में, ठीक है, अस्पताल में है, अचेतन है, यानी कि ये होश में नहीं है, बिल्कुल जो है बेहोश है। और यहाँ पे कुछ इसके हार्ट को और फुफ्फुस को चालू रखने के लिए कुछ ऐसी लीड लगाई जाती है, आपने देखा होगा पैर में, हाथ में, क्लियर है? तो वो, और लगभग जो इसका ब्रेन है ना वो डेड हो गया है, बिल्कुल आंसर नहीं कर रहा है। रोगी में सचेतन नहीं है, यानी ये कॉन्शियस नहीं है, जागा हुआ नहीं है, होश में नहीं है। तो ऐसे रोगी कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, जिसको कोमा कहते हैं। तो क्या हम इन्हें जीव कहेंगे या निर्जीव कहेंगे? ये कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो तो आगे हम लोग बात करें तो उच्च स्तरीय कक्षा में, एनसीईआरटी माता पहले कह देती है आपको, ठीक है, कि उच्च स्तरीय कक्षा यानी जब हायर एजुकेशन आप लोगे, जब डॉक्टर बनोगे, उस समय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। यानी जो जीव विज्ञान है, पृथ्वी पर जैव का विकास कैसे हुआ, यानी जो जीवन का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रिया के कारण होती है, यानी अंदर से जो प्रतिक्रिया होती है उसके कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिका की पारस्परिक प्रतिक्रिया के द्वारा है, यानी कि आपस में जो रिएक्शन करते हैं उसके द्वारा है। इसके बाद बात करते हैं, इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने से, यानी कि जो कोशिकीय अंग है उसमें जो घटक होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उसके कारण उसमें गतिविधि होती है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम यानी स्टेप बाय स्टेप यह अद्भुत घटनाएं यथार्थ है, यानी कि बताई गई है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव 100% देखो, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जीव क्या है, जो 100% यानी कि स्वयं से रेप्लिकेट करता है, यानी 1 से 2 हो जाता है, विकासशील होता है, यानी उसका विकास लगातार होता है। स्वयं नियमकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, यानी स्वयं से जो है क्रिया होती है, जैसे हमारा डाइजेशन अपने आप होता है। सांस हम लोग ऐसा नहीं लिखिए अब लेना है मेरे को, सोचते समझते फिर लेते, अपने आप चीज़ें हो रही हैं। जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, यानी बाहर से हवा आ रही है, ठंड आ रही है, गर्मी लग रही है, तो उसके प्रति जो है क्रिया करते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ अनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबद्ध हैं, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में है, यानी कि चाहे वो पहले का प्राणी हो, अभी का प्राणी हो या आने वाला प्राणी हो, अनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल के द्वारा उन दोनों के बीच में जो है एक रिलेशनशिप हमेशा बना रहेगा, यानी साझेदारी से ये जुड़े हुए हैं। लेकिन सब में ये जो जेनेटिक पदार्थ है वो क्या है, अलग अलग है, क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोग समझ चुके। अब हम लोग देखने वाले हैं जीव जगत में विविधता, तो इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम लोगों ने क्या देखा इसको हम लोग समझ जाते हैं और एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? जीव की बात करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे जीव की बात करूँ तो आपको ये याद रखना है क्या क्या देखा हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे पहला मेटाबॉलिज्म, इसको सजीव के लक्षण मानेंगे। दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। तीसरा जो है चेतना, इसको हम लोग मानेंगे। और क्या देखा था हम लोगों ने,
शायद मुझे अभी इतना याद है, ठीक है। अभी लेक्चर में और कुछ बताया होगा तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना। अच्छा, क्या क्या नहीं होता है, तो हम लोग बात करते हैं वृद्धि और जनन, इसको जो है हम लोग सजीव का लक्षण नहीं मानते हैं। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, और एग्जाम में यही आएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है। सो पेन कहाँ गया, पेन गया यहाँ, ठीक है। बताना पड़ता है ना आपको, वरना आप करते नहीं हो। लाइक करना है, कमेंट्स करना है, कमेंट्स में क्या करना है, यस लिखना है अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो। वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल क्लास जब भी लगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस एंड थैंक यू।